फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइटमेंट्स अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मानव प्रजनन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग मतलब वृषण की संरचना के बारे में, एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टेस्टिस क्या है और इसका महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है। टेस्टिस या फिर वृषण जो होता है पुरुष जननांग का मुख्य अंग होता है। इसे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहा जाता है या गोनड भी कहा जाता है, जनन भी। और यहाँ पर क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है और पुरुष हार्मोन जो कि टेस्टोस्टेरोन होता है उसका भी क्या होता है, निर्माण होता है। और ये मनुष्य में या मानव में जो है अंडाशय, फीमेल में अंडाशय रहता है, उसके क्या होता है, ये समतुल्य होता है। अब देखते हैं इसकी स्थिति और आकार क्या होती है, लोकेशन एंड साइज। तो दो वृषण जो होते हैं सेक्रोटम में लटके रहते हैं। किस में लटके रहते हैं? सेक्रोटम में। या फिर कहा जाए वृषण जिस थैलीनुमा संरचना में लटका होता है या जिस थैलीनुमा संरचना में वो रहता है उसे कहा जाता है क्या, सेक्रोटम। या फिर क्या कहा जाता है, इसी को वृषण कोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृषण कोश, जो कि एक स्पर्मेटिक कॉर्ड द्वारा क्या है, ये वृषण कोश से लगा रहता है ना, स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा लटके होते हैं। और इसका आकार देखा जाए तो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 2.5 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर मोटा अमाप वाला होता है। तो जो दो होते हैं, है ना, एक जोड़ी होता है सेक्रोटम या स्क्रोटम में क्या है, ये लटका रहता है और इसका आकार 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर क्या है, मोटे अमाप वाला होता है। और इसकी उत्पत्ति अगर देखा जाए तो ये वृषण की उत्पत्ति जो है उदर गुहा में होती है। कहाँ पर होती है? उदर गुहा में, भ्रूणी अवस्था में। परंतु बाद में परिवहन के समय 7वें महीने के दौरान ये जो है वक्षण नाल या इनगुइनियल कैनाल के द्वारा जो है नीचे बढ़कर ये स्क्रोटम में क्या है, आ करके स्थायी रूप से स्थित हो जाते हैं। तो ये प्रारंभिक रूप में कहाँ रहेंगे? तो ये उदर गुहा में रहेंगे। 7वें महीने के दौरान, भ्रूणी परिवर्धन के 7वें महीने के दौरान ये वक्षण नाल के माध्यम से क्या है, स्क्रोटम में क्या है, आकर के स्थायी रूप से क्या रहते हैं, स्थित रहते हैं। स्क्रोटम जो होता है शरीर के बाहर होता है ना। वृषण कोश जो होता है शरीर के बाहर होता है और उसी वृषण कोश में क्या है, ये स्क्रोटम में वृषण मौजूद होता है। और ये बाहर रहने का कारण क्या है, तापमान, ये जो है शरीर के तापमान से लगभग 2 से 3 सेंटीग्रेड या सेल्सियस जो है कम होता है, क्योंकि इसी तापमान पर, शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर ही क्या हो जाता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। इसी कारण से क्या है, स्क्रोटम जो है शरीर के बाहर स्थित होता है। अब देखते हैं वृषण का बाह्य संरचना क्या क्या कैसा होता है ना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो ये अंडाकार आकार का होता है। देखिए इसका अमाप पूछा जाए तो ये आकार जो है 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर मोटा माप वाला होता है और ये अंडाकार होता है। और इसके ऊपर में क्या होता है, इपीडिडिमिस। क्या होता है? इपीडिडिमिस, या इसी को अधिवृषण कहा जाता है। तो इसके ऊपर में क्या रहता है, दोनों वृषण के ऊपर में इपीडिडिमिस या अधिवृषण होता है, जहाँ पर क्या होता है, शुक्राणु जो है अस्थायी रूप से रहते हैं और यहीं पर क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। एक जो होता है मोटा सफेद आवरण, जिसको क्या कहा जाता है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना से ढका होता है। देखिए टेस्टिस जो रहता है वृषण, उसकी दीवार जो है संयोजी ऊतक का बना होता है, मतलब संयोजी ऊतक से बना ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से ढका रहता है। किससे बना रहता है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से ढका रहता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है टेस्टिस के बाह्य आवरण को क्या कहा जाता है? तो टेस्टिस के बाह्य आवरण को ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और एक और आवरण रहता है जिसको ट्यूनिका वर्जानिया भी बोला जाता है। अब इसका बाह्य संरचना के बाद आंतरिक संरचना देख लेते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो आंतरिक संरचना देखने पर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अंदर की ओर बढ़कर के क्या बनाता है, एक सेप्टम बनाता है। मान लीजिए ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है तो अंदर की ओर बढ़कर के ऐसे क्या बना लेगा, ये सेप्टा का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। और ये जो है पार्टीशियन वॉल होता है, मतलब सेप्टा, और इससे क्या है, वृषण कई खंडों में बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, सेप्टा के आधार पर क्या है, कई खंडों में बढ़ जाता है। और हर एक खंड में, है ना, हर एक खंड में 2 से 3 क्या होते हैं, कुंडलित नलिकाएं होते हैं। और वही कुंडलित नलिकाएं क्या कहलाते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहलाते हैं। देखिए ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया क्या हुआ, अंदर की ओर धस करके सेप्टा का निर्माण करा। सेप्टा का निर्माण करने पर वृषण कई खंडों में बढ़ गया और सभी खंडों में 2 से 3 क्या है, या 1 से 3 जो है कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, जिसे ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या शुक्र जनन नलिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्र जनन नलिका। क्या कहा जाता है? शुक्र जनन नलिका कहा जाता है। तो ये कहाँ होता है? टेस्टिस के अंदर होता है।
और यही जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, यही नलिका होती है शुक्रजनन नलिका या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, यहीं पर क्या होता है शुक्राणु का निर्माण होता है, या शुक्राणु निर्माण की क्या है ये जगह है। तो शुक्राणु कहाँ बनेंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनेंगे, जो कि क्या है टेस्टिस के अंदर होता है। अब देखते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की संरचना कैसी होती है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की संरचना को देखा जाए तो इसमें जर्म कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, जर्म कोशिकाएं या जर्म सेल, जिसको जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स या टिश्यू बोला जाता है, जनन उपकला उतक, यहीं पर क्या होता है शुक्राणुओं का निर्माण होता है। क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की संरचना में जर्मिनल एपिथेलियम या जर्म सेल होता है, जर्म सेल से शुक्राणु का क्या होगा, निर्माण होगा। और साथ ही साथ एक और कोशिका होती है जिसे कहा जाता है सर्टोली सेल। क्या कहा जाता है, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल जो है विकसित हो रहे शुक्राणुओं को क्या देने का काम करता है, पोषण। तो देखिए जर्म सेल से शुक्राणु का निर्माण होगा और सर्टोली सेल शुक्राणुओं को क्या करेंगे, पोषण देने का काम करेंगे। और ये दोनों कोशिकाएं कहाँ रहते हैं, तो ये दोनों कोशिकाएं रहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। देखिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में कुछ इंटरस्टेशियल कोशिकाएं होती हैं जिन्हें लेडिंग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, लेडिंग सेल कहते हैं। और ये जो लेडिंग सेल होते हैं यही क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करते हैं। क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करते हैं, जो कि मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या करता है, उभारने का काम करता है। तो ये जो इंटरस्टिशियल सेल है उसको और किस नाम से जाना जाता है, लेडिंग सेल, या इसी को अंतराली कोशिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतराली कोशिका। तो अंतराली कोशिकाओं का काम क्या रहेगा, ये कोशिकाएं क्या करेंगे, नर हार्मोन मतलब टेस्टोस्टेरोन का क्या करेंगे, सिक्रेशन करिए। देखिए ये 3 प्रकार की कोशिकाएं पढ़ चुके हैं। सबसे पहले जर्म सेल, जर्म सेल में क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। उसके बाद सर्टोली सेल, सर्टोली सेल में क्या बनेगा, क्या होगा, जो स्पर्म होंगे उनको पोषण देने का काम किया जाएगा। और उसके बाद ट्यूब्यूल्स के बीच में क्या रहेगा, इंटरस्टिशियल सेल, या इसी को लेडिंग सेल या इसी को अंतराली कोशिका भी कहा जाता है। उसके बाद आता है नलिकाओं का मार्ग किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होगा, उसके बाद रेट्रोटेस्टिस। तो देखिए रेट्रोटेस्टिस क्या है, वृषण जाल जिसको बोला जाता है। क्या कहा जाता है, वृषण जाल। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जिस नलिका द्वारा खुलते हैं या जहाँ पर इकट्ठा होते हैं वही रेट्रोटेस्टिस या वृषण जाल कहलाता है। ये रेट्रोटेस्टिस वासा एफ्रेंटिया या शुक्रवाहिनी में क्या है, जाता है। और ये वासा एफ्रेंटिया के बाद जो है क्या है, इपिडिडिमिस है ना। तो शुक्राणु इपिडिडिमिस में जाएगा और इपिडिडिमिस में क्या होंगे, ये परिपक्व होंगे और अस्थायी रूप से रहेंगे। उसके बाद ये वास डिफरेंस या शुक्रवाहक नलिका में जाएंगे है ना, और वहाँ से फिर क्या है, सेमिनल वेसिकल में जाकर के ये जाएंगे। तो इस तरीके से नलिका का क्या होता है, मार्ग होता है। और इपिडिडिमिस में ही क्या होते हैं, शुक्राणु परिपक्व और संग्रहित होते हैं अस्थायी रूप से ना। तो इस तरीके से नलिकाओं का मार्ग हो गया। उसके बाद कार्य देखें, फंक्शन ऑफ टेस्टिस। तो शुक्राणुओं का निर्माण, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन कहते हैं। और हार्मोन का निर्माण करेंगे, तो हार्मोन कौन सा रहेगा, टेस्टोस्टेरोन, जो कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का क्या करेंगे, विकास करेंगे। साथ ही यौन इच्छा और प्रजनन क्षमता को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। तो ये तो था क्या, थ्योरी वाला पार्ट। अब चलिए इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं जो जो हमने पढ़ा। तो ये देख सकते हैं, ये क्या है, आप दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, टेस्टिस का क्या है, ये उसका लंब काट है। क्या है, लंब काट है ना, LS जिसको बोला जाता है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो लंब काट है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये वाला क्या है, आपका टेस्टिस है। क्या है, टेस्टिस है पूरा। तो टेस्टिस का आवरण क्या रहता है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या रहता है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो इस वाले डायग्राम में देखिए आप, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया आपको बाहर की ओर दिख रहा है। उससे पहले ट्यूनिका वजाइनेलिस दिखाई दे रहा है ना। क्या दिखाई दे रहा है, ट्यूनिका वजाइनेलिस। और ये किसके अंदर है, टेस्टिस किसके अंदर रहता है, सैक्रोटम में रहता है। किस में रहता है, सैक्रोटम में। और जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये सेप्टम। तो हमने पढ़ा है कि क्या रहता है, प्रत्येक वृषण जो है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो है अंदर की ओर धंस करके एक सेप्टा का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। देखिए क्या करते हैं, सेप्टा का निर्माण करते हैं। और जिससे क्या है, वृषण कई खंडों में बढ़ जाता है। आपको दिखाई दे रहा है कई खंडों में बढ़ जाता है। और प्रत्येक खंड में क्या होते हैं, प्रत्येक खंड में 2 से 3 क्या होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में हमने देखा 2 प्रकार की क्या होती है, कोशिका होती है। जर्म सेल जहाँ पर क्या होंगे, शुक्राणु बनेंगे। और दूसरा क्या होते हैं, सर्टोली सेल, जो कि क्या करेंगे, शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करेंगे। तो देख रही है, ये क्या है, आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जहाँ पर एकत्रित होते हैं उसको कहा जाता है क्या, रेट्रोटेस्टिस। क्या कहा जाता है, रेट्रोटेस्टिस। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये रेट्रोटेस्टिस, जहाँ पर सभी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जाकर के खुल रहे हैं या जहाँ पर एक जाल जैसा संरचना बना रहे हैं, इसी को रेट्रोटेस्टिस या वृषण जाल कहते हैं। और वृषण जाल जो है ये क्या होगा, आगे चल के खुलेगा है ना। और ये उसके बाद क्या कहलाएगा, ये वाला पोर्शन जो आप देख सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाता है,
इपीडिडिमस क्या कहलाता है, इपीडिडिमस या अधिवृषण, जैसा कि आप देख सकते हैं ये इपीडिडिमस है, इपीडिडिमिस, और ये हेड ऑफ इपीडिडिमिस है, ये टेल ऑफ इपीडिडिमिस है, यहाँ पर देख सकते हैं, और ये बॉडी ऑफ इपीडिडिमिस है। तो ये बॉडी हो गया, ये हेड हो गया, और ये क्या हो गया, टेल हो गया। तो देखिए कैसे एक नलिका जा रही है ना। तो ये कहाँ पहुँचे थे, इपीडिडिमिस के बाद, इपीडिडिमिस जो है फिर उसके बाद क्या हो जाता है, ये वास डिफरेंस के पास पहुँचते हैं, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद ये आगे चल करके क्या है हमारा टेस्टिकुलर आर्टरी, और ये क्या है आर्टरी और वाइन का जाल बिछा हुआ है, और ये आगे चल करके किस में खुलेगा, सेमिनल वेसिकल में क्या है, खुलता है। तो इस तरीके से टेस्टिस का क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर देख सकते हैं टेस्टिस का क्या है, ये टीएस है, क्या है, टीएस। हमने एलएस देखा, अब ये क्या है, टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन है, जिसमें आपको क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स नजर आ रहे होंगे। ये क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, जो आपको गोल गोल क्या है, संरचना दिखाई दे रहे हैं। तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के हमने अंदर पढ़ा था, 2 प्रकार की कोशिका। तो ये गोल गोल जो संरचना या कोशिका दिख रही है, ये गोल गोल संरचना या कोशिका क्या कहलाती है, तो ये जर्म सेल कहलाती है। क्या कहलाती है, जर्म सेल, या इसी को जर्मिनल एपिथेलियम सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जर्मिनल एपिथेलियम सेल, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं, ये जर्मिनल एपिथेलियम सेल है। जर्मिनल एपिथेलियम सेल ही स्पर्मेटोगोनियम बनाता है। दूसरे बार में देख सकते हैं, दूसरा ये स्पर्मेटोगोनियम बना। स्पर्मेटोगोनियम से फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड बनता है। क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड के बाद जो है क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड, और उसके बाद स्पर्मिड्स बनते हैं, और स्पर्मिड से स्पर्मेटोजोआ, मतलब जो शुक्राणुओं का क्या रहता है, एक झुंड रहता है, उसी को स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। तो इस तरीके से क्या है, सेमनीफेरल ट्यूब्यूल के अंदर ही किसका विकास होता है, या क्या बनता है, शुक्राणु बनता है। तो सबसे पहले जर्मिनल एपिथेलियम सेल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला। उसके बाद ये वाला क्या है, स्पर्मेटोगोनियम है। स्पर्मेटोगोनियम के बाद ये वाला प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड के बाद क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड के बाद ये आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, क्या, स्पर्मिड्स। स्पर्मिड्स के बाद क्या दिखाई देगा आपको, स्पर्मेटोजोआ, जो कि शुक्राणुओं का क्या होता है, समूह होता है। तो इस तरीके से देखिए, सेमनीफेरल ट्यूब्यूल में जर्मिनल एपिथेलियम सेल से शुक्राणु बना। अब आपको ये संरचना दिखाई दे रही होगी, है ना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, जो कि संख्या में कम है, ये क्या कहलाता है, यही सर्टोली सेल है। क्या है, सर्टोली सेल आपको दिखाई दे रहा है, यही सर्टोली सेल है। देख सकते हैं इस तरीके से सर्टोली सेल है, जो कि बने हुए शुक्राणु, देख सकते हैं ये शुक्राणु बने हुए हैं, उनको क्या देने का काम करते हैं, पोषण देने का काम करते हैं, और शुक्राणु अपने सिर को इसी में धंसाए करके रखे रहते हैं। उसके बाद हमने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर, मतलब सेप्टा के बीच बीच में देखा, क्या, ये आप संरचना देख सकते हो कोशिकाओं का, यही लेडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल है, या फिर इसी को क्या कहा जाता है, अंतराली कोशिका, जो कि क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या करता है, सिक्रेशन करता है। तो देखिए यहाँ पर पूरा समझ जाइए, ये क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं बहुत सारे, और इसी में एक कोशिका है जो कि क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम सेल। जर्मिनल एपिथेलियम के बाद स्पर्मेटोगोनियम, उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड, उसके बाद क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड, और यहीं पर स्पर्मिड्स बने, और उसके बाद स्पर्मेटोजोआ, और उसके बाद ये वाला संरचना आपको दिखाई दे रहा है, जो कि सर्टोली सेल है, जो कि शुक्राणुओं को क्या करेगा, पोषण देने का काम करेगा। सेप्टा के बीच बीच में होते हैं क्या, लेडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल, या इसी को अंतराली कोशिका कहते हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन का क्या करेंगे, सिक्रेशन करेंगे। तो ये तो था क्या, टीएस ऑफ टेस्टिस। उसके बाद देखते हैं एक जो है, हमने सिंगल जो ये क्या था, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में हमने बहुत सारे क्या पढ़े थे, जर्मिनल एपिथेलियम सेल। तो उसी का क्या है, ये सेक्शन व्यू है। क्या है, सेक्शन व्यू सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, स्पर्मेटोगोनियम, ये है ना, स्पर्मेटोगोनियम से क्या बना है, स्पर्मेटोसाइड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड, उसके बाद क्या बन गया, ये स्पर्मिड बन गया। उसके बाद ये क्या बना, स्पर्मेटोजोआ, मतलब शुक्राणुओं का क्या बना, समूह बना, और उनको पोषण देने के लिए यहाँ पर क्या है, सर्टोली सेल है। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट क्या है, टेस्टिस के बारे में, उसकी संरचना, आकार, आकृति, स्थिति तथा उनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का क्या किया, अध्ययन के, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखा, ट्रांसफर सेक्शन देखा। तो ये कंप्लीट क्या है, टेस्टिस के बारे में जानकारी था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।